आज हम पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास। किसका? चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ठीक है। अगर देखा जाए तो चौहान जो थे वो 6ठी शताब्दी में अस्तित्व में आए और 12वीं शताब्दी तक भारत की धरती पर रहे। लेकिन शुरुआत के राजाओं का हमारे पास इतिहास मौजूद नहीं है। चौहानों की उत्पत्ति को लेकर, ओरिजिन ऑफ चौहान्स, इसके लिए इतिहास में बहुत सारा विवाद इकट्ठा हो रखा है। कुछ मान रहे हैं चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है, कुछ मान रहे हैं चौहान वंश का शासक चहमान नामक व्यक्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। एक ऐसा अग्निकुंड जो यज्ञ के लिए यूज किया गया था, और यज्ञ किसने किया? ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू के पर्वत पर जाकर, और उस अग्निकुंड से 4 राजपूत की जातियां निकली, जिनमें से एक है परमार, प्रतिहार, चंदेल और चौहान। मेरी बात समझे? तो चौहानों की उत्पत्ति कहां से हो रही है? अग्निकुंड से। ठीक। इसको मानने वाले कई इतिहासकार हैं। कुछ हमें अभिलेख प्राप्त हुए, और ये अभिलेख हमें चौहान राजवंश की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें से कहा गया, जितने भी अभिलेख मिले उसमें से अग्निकुंड के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई। यानी चौहान वंश के शासकों ने जो भी अभिलेख खुदवाए हैं, उस सारे अभिलेखों में से कहीं भी अग्निकुंड के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया गया। इनका मानना है, यानी अभिलेखों के माध्यम से अगर पता करें तो ये पाएंगे कि चौहान वंश की स्थापना या तो चहमान नामक व्यक्ति ने की है, और या वासुदेव नामक व्यक्ति ने की। मेरी बात समझे? तो साहित्यिक स्रोत को अगर आधार बनाओगे, तो साहित्यिक स्रोत को आधार बनाते हुए हम ये पाएंगे कि इनका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। और जैसे ही अभिलेखित स्रोत को आधार बनाओगे तो इनकी उत्पत्ति परिवर्तित होती दिखाई देगी, और कहेंगे कि चहमान नामक व्यक्ति से इनका जन्म हुआ, या वासुदेव नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की है। इसका समय काल 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। कई सारे राजा आएंगे, सभी वीर हैं। उस सारे राजाओं में से सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा विग्रहराज चतुर्थ है, जिसे बीसल देव के नाम से जानते हैं। और सबसे फेमस राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान, या राय पिथौरा, या इसे ही पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आज पढ़ेंगे इसको। कौन सा? तो इतिहास को जानने के स्रोत कितने प्रकार के? तो उसी तरह से चौहान राजवंश को जानने के स्रोत कितने हैं? तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। मेरी बात समझे? ये पुरातात्विक स्रोत चौहानों की उत्पत्ति के बारे में क्या बता रहा है? अग्निकुंड का सिद्धांत, यानी चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से निकले। साहित्यिक स्रोत नहीं, सॉरी, पुरातात्विक स्रोत बता रहा है या तो इसका शासक चहमान नामक व्यक्ति था, या वासुदेव नामक व्यक्ति था। और वहीं पर साहित्यिक स्रोत क्या बता रहे हैं कि इनका जो जन्म है वो कहाँ से हुआ? अग्निकुंड। ठीक है। तो कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं? तो पहले देखो, एक है संवेदी अभिलेख। कौन सा? संवेदी अभिलेख। ये संवेदी अभिलेख में बताया गया है कि चौहान राजवंश की वंशावली में कौन कौन शासक थे।
यानी अगर हम देखें कि कितने राजा गद्दी पर बैठे, इसका अध्ययन करेंगे तो कहाँ देखेंगे हम? मेरी बात समझे? ये किसका है? एक राजा हुए हैं, राजा रतन पाल सिंह, जो चौहान शासक थे, लेकिन इनके बारे में जानकारी हमारे पास। तो ये पूछा जाएगा कि संवेदी अभिलेख किसका है? रतन पाल सिंह का। ठीक है, तो इसमें क्या जानकारी मिल रही? ये संवेदी अभिलेख कह रहा है कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति चहमान नामक व्यक्ति से हुई। मेरी बात समझे? एक और अभिलेख है जिसका नाम है अजमेर अभिलेख। ठीक, ये अजमेर अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ का है। किसका है? ये विग्रहराज चतुर्थ है कौन? चौहान शासक है। ये जब अजमेर अभिलेख को पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति वासुदेव नामक शासक से हुई है। यानी पहला शासक कौन है इसके अनुसार? वासुदेव। और संवेदी अभिलेख के अनुसार चहमान। मेरी बात समझे? एक अन्य अभिलेख है बिजौलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बिजौलिया अभिलेख। ये बिजौलिया अभिलेख सोमेश्वर का है। किसका है? सोमेश्वर कौन है? सोमेश्वर चौहान वंश का शासक है। सोमेश्वर कौन है? सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान का पापा है, यानी पृथ्वीराज चौहान इसी का बेटा है, सोमेश्वर का। ये सोमेश्वर अभिलेख बिजौलिया अभिलेख है। बिजौलिया अभिलेख में बताया गया कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति वासुदेव से हुई है। कितने हो गए? एक संवेदी अभिलेख जो रतनपाल सिंह का है, दूसरा अजमेर अभिलेख किसका है? विग्रह चतुर्थ का। तीसरा बिजौलिया अभिलेख किसका है? सोमेश्वर का। चौथा एक बरल अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? बरल अभिलेख। बरल अभिलेख किसने लिखा, किसने लिखवाया? पृथ्वीराज चौहान। इस अभिलेख के अनुसार यह पाया गया कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति चहमान नामक व्यक्ति से हुई है। तो ये जितने अभिलेख है, क्या इनसे अग्निकुंड का सिद्धांत आया? नहीं। तो अभिलेखों के माध्यम से जब अध्ययन करेंगे तो चौहान राजवंश की उत्पत्ति कहां से दिखाई देगी? किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, चाहे वो चहमान हो चाहे वो वासुदेव। हम किसको पकड़ के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि चौहान राजवंश का पहला शासक कौन है? वासुदेव। मेरी बात समझ गए? ये याद होने चाहिए, मैच कराने को कई बार पूछा गया है। संवेदी अभिलेख किसका है? रतनपाल सिंह का। अजमेर अभिलेख किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। बिजौलिया अभिलेख किसका है? सोमेश्वर का। और बरल अभिलेख किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक, बहुत कम जानकारी है ना। हाँ, और कई सारे इतिहासकारों ने वासुदेव को माना है। अभी साहित्यिक स्रोत में एक जेम्स टाड हैं, वो राजस्थान का इतिहास जब लिखेंगे तो उसमें बताएंगे कि वासुदेव से ही चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है। तो ऑथेंटिकेशन जहां पर ज्यादा होगा उसी को हम मानकर चलेंगे। ठीक है, या तो ऑप्शन में वासुदेव होगा या चहमान होगा, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। मेरी बात समझे? है? हाँ, तो ऑप्शन में एक ही होगा, या तो वासुदेव या चहमान। ऑप्शन में मतलब कैसे आएगा यार? ये कैसे आएगा? दोनों ऑप्शन में कैसे आ जाएंगे? काहे पूछेगा? क्यों पूछेगा? यूपीएससी वाले पागल हैं। जहां भी डाउटफुल कंडीशन डेवलप हो जाएगी यूपीएससी कभी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। यही तो टेम्परामेंट पकड़ना है तुमको। यूपीएससी की मूल आत्मा पकड़ लो, आधा सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन कहां से बनना है ये नहीं पता कर पाओगे तो अथाह सागर है, डूब के मर जाओगे इसमें। क्या क्या पढ़ लोगे? अभी हम 17-18 राजा के नाम लिस्ट बनाएंगे, लेकिन पढ़ने कितने? मुश्किल से 5। तो जो नहीं पढ़ना उसको क्यों पढ़ रहे हो? उससे पूछेगा, नहीं पूछेगा, लिख के रख लो कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। वो अंदर जाके पूछेगा, वो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पूछेगा, सोमेश्वर के बारे में पूछेगा, वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछेगा। मेरी बात समझे? वो तराइन के युद्ध का कारण पूछेगा कि जो तराइन के युद्ध हुए 2,
उसका मुख्य कारण क्या था? यूपीएससी ये पूछता है यार, समझ रहे हो? आ जाए, ये सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तुमको बार बार बताते हैं यूपीएससी की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्या? एग्जाम्पल देके बताया था। टेबल में धक्का दोगे, कब तक दोगे? जब ये हिलेगी नहीं। ये तब तक नहीं हिलेगी जब तक कि मिनिमम रिक्वायरमेंट का प्रेशर इसके ऊपर ना डाला जाए। तो यूपीएससी भी क्या है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को प्राप्त करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नीचे गोते लगाते रहोगे, मोती नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात? चलो साहित्यिक स्रोत में आ जाओ। तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर किसकी जानकारी? चौहानों की। पहला सबसे बेसिक कौन सा है? हाँ, क्या नाम है? कौन, क्या नाम है? हाँ, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के संपूर्ण विजयों का उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है? और ये किसने लिखी है? चंद्रवरदाई। किसके दरबारी कवि हैं ये? पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, तो इससे भी हमें चौहान राजवंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरा एक है सोमदेव। ये सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के, किसके? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। इन्होंने किताब लिखी ललित विग्रहराज। इस किताब से भी हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही? चौहान वंश की। एक और किताब है वंश भास्कर। ये गुजरात के कवि सूरजमल, इनकी किताब है। इस वंश भास्कर से हमें चौहान राजवंश की जानकारी प्राप्त, कितनी किताब हो गई? 3। एक और किताब है पृथ्वीराज विजय। इस किताब को लिखने का श्रेय जयानक भट्ट को गया। किसको गया? तेज से बोलते रहा करो पीछे पीछे, बार बार तभी याद होगा। किसको गया? जयानक भट्ट। किसके दरबारी कवि हैं? पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने भी जो साहित्य लिखा है वो चौहान राजवंश की जानकारी हमें दे रहा है। इसके साथ साथ कौन सी किताब बची? 1 2 3 4 और कुछ है, एक और है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो लिखी है नरपति नाल ने। ठीक है, ये बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल किसके दरबार में है? विग्रहराज चतुर्थ में। इस नरपति नाल ने जो किताब लिखी, इसके बारे मतलब इस किताब में भी हमें चौहान राजवंश की जानकारी प्राप्त। कितनी किताबें हो गई? 1 2 3 4 5, 2 और लिखो। एक है हमीर महाकाव्य। ये हमीर महाकाव्य लिखा है किसने? अभी याद आएगा। एक और किताब है राजपूतों का इतिहास या राजस्थान का इतिहास। ये एक अंग्रेज है जिसका नाम जेम्स टॉड है। जब राजस्थान का इतिहास जेम्स टॉड द्वारा लिखा गया तो उसे बताया गया कि राजवंश जो चौहान राजवंश है, उसका प्रथम शासक वासुदेव है। इसलिए हम किसको पकड़ के चलेंगे? वासुदेव को। मेरी बात समझे? हाँ, हमीर महाकाव्य का रचयिता है नए चंद्र सूरी। हाँ, बढ़िया जानकारी दी है, सारा अध्ययन करके बताया कि वासुदेव पहला संस्थापक है। देखो अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? किंवदंती है ना, ये क्या है? क्या है? माइथोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब जिसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। कोई कैसे अग्निकुंड से निकल सकता है? निकल सकता है, लेकिन उस शासन को, उस वंश को ज्यादा मजबूत दिखाने के लिए
उसकी सत्ता को बिना चुनौती दिए स्वीकार करने के लिए उस वंश को क्या दिखाना पड़ेगा कि वो भगवान से डायरेक्ट निकल कर आए हैं, ताकि कोई अपोज ना कर पाए। इस वजह से चौहानों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया, अग्निकुल। समझ गए ना? सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है, वासुदेव उसके प्रथम संस्थापक थे। कितनी किताबें हो गई याद रखना, 7 किताबें जो आपको चौहान राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। पहली बीसलदेव रासव, जिसके रचयिता नरपति नाल, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। पृथ्वीराज रासो सबको पता है, चंद्रवरदाई। सोमदेव की ललित विग्रह राज वंश भास्कर नामक किताब, ये गुजरात के कवि हैं, गुजरात के कवि सूरजमल द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट द्वारा लिखी गई। हमीर महाकाव्य नयचंद सूरी और राजस्थान के इतिहास जेम्स टॉड द्वारा लिखा गया। तो ये थे हमारे चौहान राजवंश की जानकारी के स्रोत। अब हम क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे काम हुए, जैसे एक इन्हीं राजाओं में से एक व्यक्ति है जो हरिकेल नाटक लिखेगा। कौन सा नाम, कौन सा नाटक, हरकेली नाटक। हरकेली नाटक लिखेगा, सरस्वती विद्या मंदिर बनवाएगा, और इस विद्या मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करेगा। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़े किसका, किसका राजनीतिक इतिहास, चौहानों का। तो पहले तो देख लो राजा कौन कौन से थे, ठीक है। संस्थापक वासुदेव को मानकर चला जा सकता है ना। इसके दूसरे राजा वाकपति राज, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर चौहान राजवंश के जानकारी का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो क्या होगा, भूलना नहीं, बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया अभिलेख एक प्रमुख स्रोत के रूप में हमारे सामने है, जो किसकी जानकारी दे रहा है, चौहान। ये किसका है, सोमेश्वर। ये जरूर याद रखना, और कुछ भूल जाना ना भूलना, लेकिन ये याद रखना, ठीक है। दूसरे राजा कौन है, वाकपति राज। तीसरे राजा सिंहराज। चौथे राजा विग्रह राज सेकेंड। पांचवें राजा अजय राज। छठे राजा अर्णोराज। इसके बाद विग्रह राज थर्ड। पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज फर्स्ट। फिर विग्रह राज थर्ड। इसी में पढ़ोगे पृथ्वीराज सेकेंड, ठीक है। इसके बाद है विग्रहराज फोर्थ। कौन है फोर्थ। विग्रहराज 4 के बाद सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज थर्ड, ठीक। तुम्हें पता है क्या होना चाहिए इनमें से, ठीक। भूल सकते हो, भूल सकते हो, भूल सकते हो, थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में, और ज़्यादा जानकारी इनके बारे में। मेरी बात समझे। इतिहास में अगर सब कुछ पढ़ोगे तो कुछ है ही नहीं। देखो इसके बारे में जब है ही नहीं कुछ, तो क्या पता हमें, क्या पता तुमको। इतिहास हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, नया बना के तो नहीं लिख रहे हैं ना। जो हमने पढ़ा वही तुमको पढ़ा रहे हैं। यही इतिहास क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला ज्ञान। तो जो हम पढ़ेंगे वही तुमको पढ़ाएंगे। हमको किसने पढ़ाया, मेरे मास्टर ने। उसने जो पढ़ा वो हमको पढ़ाया। मेरी बात समझे। कुछ किताबें छानी तो किताबें छान कर ये पता चला हमारे पास, है ना।
तो क्या क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। यूपीएससी में कभी भी नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में, यूपीएससी में कभी भी नहीं पूछा जाएगा इनके बारे में। जो महत्वपूर्ण है, जहां पर सबकी नजर होती है, यूपीएससी भी वही पूछता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का, वो स्टूडेंट को फेल नहीं करता है। उसका इंटेंशन फेल करना नहीं तुमको, उसका इंटेंशन क्या है, नॉन सीरियस बच्चों को रेस से बाहर कर देना। सीरियस बच्चा होगा उसको ये जरूर पता होगा, सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको ये जरूर पता होगा, सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको ये जरूर पता होगा। बाकी ये नहीं पता होगा काम चल जाएगा, ये नहीं पता होगा काम चल जाएगा, ये नहीं पता होगा काम चल जाएगा। नॉन सीरियस बच्चा, उसको ये भी नहीं पता होगा, उसको ये भी नहीं पता होगा और उसको ये भी। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेगा यूपीएससी? अगर ये जानते हो तो आप सीरियस हैं, अगर नहीं जानते हो तो नॉन सीरियस। समझ गए? ले आए एक करके। हाँ, आ जाओ वासुदेव। कौन है? किसका? चौहान वंश का संस्थापक, यानी इसने चौहान राजवंश की स्थापना कर दी थी। लेकिन चौहान शासक जो थे, कौन? चौहान शासक जो थे वो किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। तो संस्थापक तो वासुदेव है, लेकिन इस व्यक्ति ने प्रतिहारों से खुद को स्वतंत्र नहीं किया था। मेरी बात समझे? स्थापना कर दी चौहान वंश की, लेकिन खुद को स्वतंत्र नहीं किया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते हम। लेकिन वंश की स्थापना किसने कर दी? मेरी बात समझे? क्योंकि चौहान वंश के लोग शाकंभरी नामक देवी की पूजा करते हैं। किसकी? इस वजह से चौहानों को शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्योंकि शाकंभरी नामक देवी के उपासक हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? शाकंभरी के चौहान। और इस कारण इनकी उपाधि शाकंभरीश्वर की थी। वासुदेव, यानी वासुदेव ने उपाधि कौन सी प्राप्त की? शाकंभरीश्वर। क्यों? क्योंकि वासुदेव शाकंभरी नामक देवी के उपासक थे, और इसीलिए चौहान, सभी चौहान शासकों को क्या कहा जाता है? शाकंभरी के चौहान। मेरी बात समझे? पक्का? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, यानी प्रारंभिक राजधानी बनाई अनंत देश। कौन सी? अनंत देश को ही हम क्या नाम जानते हैं? सांभर। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अनंत देश, यानी सांभर। एक अजय राज नामक आएंगे शासक, और वो राजधानी को चेंज करके सांभर से कहां ले आएंगे? अजमेर। तो राजधानी किसने ट्रांसफर की? अजय राज ने। लेकिन राजधानी पहली सांभर किसने बनाई? वासुदेव ने। मेरी बात समझे? तो चौहानों की कितनी राजधानी? दो, पहली और दूसरी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। चौहान कहां के हैं? अगर पूछा जाए इनका उद्भव स्थान कौन सा है, तो यह पता चलता है कि चौहान जांगल देश के मूल निवासी थे। कहां के? जांगल देश। ये जांगल देश कहां पड़ रहा है? राजस्थान के कई सारे इलाकों को जब मिलाते हैं तो वो किस नाम से जानते हैं उसको? ये पहले की बात है, आज जांगल देश नहीं है, लेकिन जब चौहान उत्पत्ति हुई चौहानों की तो कहां से हुई? जांगल देश। इसका मतलब क्या है? जांगल देश यानी राजस्थान में लगभग 1.25 लाख गांवों के समूह को क्या कहा गया? मिलाकर क्या कहा गया? जांगल देश। और 1.25 लाख गांवों से बना था, इसलिए इस जांगल देश को
क्या कहा गया? सफलदाक्ष। तो चाहे सफलदाक्ष हो चाहे जांगल देश हो, किसकी बात हो रही है? 1.5-1.25 लाख गांव के समूह की बात हो रही है। यानी चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? जांगल देश या सफलदाक्ष। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? पूछ लो। यानी जो जहां पे ओरिजिन है इनका, सेंटर है, जहां पे ये रुक रहे हैं, जहां से ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, वो जगह कौन सी है? जांगल देश। कहां पर है? राजस्थान। जांगल देश में 1.25 लाख गांव के समूह को मिलाकर क्या बनाया गया? जांगल देश। और 1.25 लाख गांव के समूह से बना है, इसलिए क्या कहा गया इसको? सफलदाक्ष। ठीक है, पक्का? तो वासुदेव समझ में आ गए? तो अगर पूछा जाए शाकंभरीश्वर की उपाधि किसकी है, तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। वासुदेव ने चौहानों को इस सामंता से स्वतंत्र नहीं किया था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जा सकता। आगे बात समझिए। दूसरे राजा वाकपति राज, इन्होंने स्वयं को सामंतों से क्या कर लिया? स्वतंत्र कर दिया। समझे? तो इसके इनके पूर्व वाले शासक जिनका नाम वासुदेव है, वो अभी भी प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन प्रतिहारों के सामंती व्यवस्था से स्वयं को स्वतंत्र करने का श्रेय किसको गया? वाकपति राज को। जब इन्होंने सामंतों से मतलब स्वयं को स्वतंत्र कर लिया, किससे? किससे? प्रतिहारों से। यानी थोड़े शक्तिशाली होंगे ना, जिस वजह से इनको महाराज की उपाधि दी गई। उनकी उपाधि, वासुदेव की उपाधि शाकंभरेश्वर, यानी शाकंभरी देवी के उपासक थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? लेकिन इन्होंने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर दिया, इसलिए क्या कहा गया? महाराज। मेरी बात समझे? वाकपति राज। और बिजौलिया अभिलेख याद आया? बिजौलिया अभिलेख में क्या है? चौहानों की वंशावली के बारे में बताया गया है। तो उस बिजौलिया अभिलेख में इन वाकपति राज का दूसरा नाम मिलता है, जिसको विंध्य शक्ति के नाम से जाना गया। तो जो व्यक्ति विंध्य शक्ति है वही वाकपति राज है, जो व्यक्ति वाकपति राज है वही विंध्य शक्ति। तो वाकपति राज को विंध्य शक्ति कहां पुकारा गया? बिजौलिया में। किसका है? सोमेश्वर का। समझ गए? क्या प्राचीन भारत पढ़ते समय विंध्य शक्ति का नाम कहीं और आया था? हाँ, विंध्य शक्ति का नहीं आया कि किसी राजवंश के संस्थापक भी हैं। नहीं सर, हमें यानी हवा में याद आ रहा क्या? वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? क्या बात कर रहे हो? सही बताओ। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन है? ईश्वर से श्री शांत मूल। तो वाकाटक वंश के कौन है? विंध्य शक्ति। लेकिन वो विंध्य शक्ति अलग है और ये विंध्य शक्ति वाकपति राज है। इनकी उपाधि महाराज। मेरी बात समझिए, पक्का? तीसरा कौन है? कौन है? सिंहराज, या भूल जाओ। चौथा कौन है? चौथा कौन है? विग्रहराज द्वितीय। याद आया? थोड़ा सा इनके बारे में जानो। ये विग्रहराज द्वितीय हैं जिन्होंने प्रतिहारों से पूरी तरह से खुद को स्वतंत्र कर लिया। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता किसने ली? विग्रहराज ने। इस वजह से विग्रहराज को और वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। ठीक है? इस वजह से विग्रहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि ली। नहीं समझे? यानी अब ये विग्रहराज सेकंड के द्वारा धीरे धीरे चौहान साम्राज्य का विस्तार होगा। तभी तो ये शक्तिशाली है ना।
शक्तिशाली तभी तो कौन सी उपाधि ले रहे हैं, द किंग ऑफ द ऑल किंग। और किंग ऑफ द ऑल किंग कब कब होगा, जब ये कई सारे राजाओं को हराएंगे। तो हराया, किसको हराया, गुजरात के शासक, क्या हिंदी में नहीं लिख पाएंगे क्या, गुजरात के शासक मूलराज को हराया। ठीक है, हरा दिया। हराने के बाद भृगु कक्ष, भृगु कक्ष मतलब आज का भड़ौच, भृगु कक्ष में इन्होंने आशा देवी मंदिर का निर्माण कराया था। तो आशा देवी मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ, भृगु कच्छ। किसने कराया, कब हराया, जब इन्होंने गुजरात के शासक मूल राजदूतियों को परास्त कर दिया। यानी राजाओं को अब हरा रहे तो क्या कहलाएंगे, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए, पक्का, खाओ कसम, पक्का। नेक्स्ट कौन है राजा, ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है, बस इतना ही बहुत है। और कौन है इसके बाद, विग्रहराज के बाद, हे भगवान, हाँ विग्रहराज के बाद अजयराज, अर्लोराज, ठीक। इसके बाद अजयराज, ठीक। यानी चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, सांबर। अजयराज ने ही अजमेर नामक नगर की स्थापना किसकी, किसकी, और अजमेर नामक नगर की स्थापना करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी सांबर से ट्रांसफर करके कहां स्थापित कर दी, अजमेर। यानी अजय राज के बाद अब जितने भी चौहान राजवंश के लोग हैं वो राजधानी कहां बनाएंगे, समझ गए। तो अजमेर नामक जगह की स्थापना किसने की, तो अज से अजमेर, अज से अजयराज, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सोमल्य देवी था, ठीक है, पक्का, इतना याद कर लोगे। यानी बस अजमेर याद रखना कि अजय राज ने अजमेर नामक नगर की स्थापना कराई और उसको राजधानी बना लिया, ठीक है। इसके बाद इनका पुत्र अर्णोराज, अर्णोराज किसका पुत्र है, अजय राज और सोमल्य देवी का, हाँ या ना। गद्दी पर बैठेगा और अन्ना आना सागर झील किसका निर्माण करेगा, आना सागर झील का निर्माण करने का श्रेय किसके पास है, अर्णोराज के पास, दैट्स इट, ठीक है। एक चीज और देख लेना चाहो तो, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया था, कहां पर, अजमेर में, ठीक है। वराह मंदिर का निर्माण कराया किसने, अर्णोराज ने। और इस वराह मंदिर को बाद में मुगल शासक जहांगीर तोड़वाएगा, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो, वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया, अर्णोराज ने। इसको तोड़वाएगा कौन, आने वाले समय में मुगल शासक जहांगीर। जहांगीर कौन है, ये किसका बेटा है, जहांगीर शाहजहां का बेटा है ना, अकबर का बेटा है ना, ये भी नहीं याद था, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, अर्णोराज के बाद कुछ नहीं जानना, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, पृथ्वीराज सेकंड के बारे में नहीं जानना है। और अब आ जाओ विग्रहराज चतुर्थ, हाँ बिल्कुल, विग्रहराज फोर्थ। अगर पूछा जाए कि चौहान राजवंश की श्रृंखला में सबसे प्रतापी राजा कौन, तो आपका आंसर है विग्रहराज फोर्थ। इनका टाइम पीरियड हम बता रहे हैं शायद 1155 से, जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान से भी ज्यादा प्रतापी राजा। इनके काल को ही चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसको,
ठीक है। प्रतापी राजा होने के साथ साथ, मतलब प्रतापी राजा हैं तो साम्राज्य का विस्तार करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? करेंगे। और विग्रहराज चतुर्थ के काल में ही पूरी तरह से दिल्ली चौहानों ने तोमरों से छीन ली। किससे छीन ली थी? तो पूरी तरह से दिल्ली किसके काल में दिल्ली अधीन हो गई? चौहानों के अधीन हो गई। किसके काल में? विग्रहराज फोर्थ में। समझे मेरी बात? प्राचीन भारत में आ जाओ, फिर से लास्ट सबसे शुरू में आ जाओ। तो जब मगध राज का उत्कर्ष हुआ तो सबसे प्रमुख शहर कौन से था, राजधानी? पाटलिपुत्र। सारी लड़ाई किसके लिए हो रही है? पाटलिपुत्र के लिए। पाटलिपुत्र के बाद उसकी इंपॉर्टेंस जितनी पाटलिपुत्र की थी कहाँ ट्रांसफर हो गई? उज्जैन। तो सारी लड़ाई किसके लिए होने लगी? उज्जैन के लिए। उज्जैन ने अपनी महत्ता खोई और किसी अन्य शहर ने अपनी महत्ता प्राप्त कर ली। वो कौन सा शहर? कन्नौज। तो कन्नौज के लिए लड़ाई हुई। अब कन्नौज के बाद पावर ऑफ ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? दिल्ली। अब किसके लिए लड़ाई होगी? तो जो दिल्ली जीतेगा वो शक्तिशाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या जीत लिया? दिल्ली। इस वजह से इसको सबसे शक्तिशाली राजा माना गया। नहीं समझे? पक्का? तो दिल्ली पूरी तरह से तोमरों से छीन ली किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। प्रतापी राजा होने के साथ साथ ये साहित्यकार भी था। क्या था? और साहित्यकार था तो इसने अब किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। साहित्यकार था। जब साहित्यकार होगा तो इसके दरबार में कुछ कवि भी होंगे, है ना? क्योंकि इसके दरबार में बहुत सारे कवि संरक्षण प्राप्त कर चुके थे, इसलिए इसको कवि बांधव की उपाधि दी गई। काहे? इसने कवियों को संरक्षण अपने दरबार में बांधे रखा। बांधे रखा जबरदस्ती नहीं, मेरी बात समझे? अपनी रुचि दिखाते हुए इसने सबको अपने साथ बांधे रखा। इस वजह से इसकी उपाधि क्या है? कवि बांधव। मेरी बात समझे? पक्का? इसके दरबार के कौन से कवि हैं इंपॉर्टेंट जो कुछ लिखेंगे अभी? अभी बताओ। खुद भी साहित्यकार है ना? तो साहित्यकार खुद भी है, तो इसलिए ये हरिकेली नामक नाटक लिखेगा। कौन सा नाटक? हरिकेली। ये कैसा है? छोड़ो, आ जाओ फिर से। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? टाइम पीरियड, ठीक है। चौहान वंश का स्वर्णकाल, हाँ है ना? दिल्ली पूरी तरह से किसके अधीन हो गई? यानी विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली छीन ली। किससे? तोमरों से, है ना? सबसे प्रतापी राजा और साम्राज्य के विस्तार में सबसे आगे। यानी इसके काल में जितना चौहानों का साम्राज्य विस्तार हुआ उतना फिर दोबारा कभी नहीं हो पाया। यहां तक समझे? इसकी उपाधियां दो। पहला बीसल देव चतुर्थ और दूसरी उपाधि कवि बांधव। यानी इसने कई सारे कवियों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था और साथ साथ खुद भी क्या था? बहुत बड़ा साहित्यकार था। समझ गए? जब ये कवि बांधव है तो इसके दरबार में कवि होंगे। कौन कौन से? तो ये बीसल देव रासो किसने लिखी है? बहुत बढ़िया। तो बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल किसके दरबार में होंगे? समझ गए? ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? सोमदेव। किसके दरबार में होंगे? विग्रहराज के। तो याद रखोगे, चाहे बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हो, चाहे ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव हो, ये दोनों किसके दरबार में? जिसकी उपाधि कवि बांधव है। साथ साथ साहित्यकार है
तो ये खुद नाटक लिखेगा जिसका नाम क्या है, हरिकेली नामक नाटक। ये कैसा है, संस्कृत में लिखा गया नाटक है। साहित्यकार है, विद्वान है, तो सरस्वती विद्या मंदिर का निर्माण भी ये करवाएगा। किसका, कहां पर, अजमेर में, क्योंकि अब राजधानी कौन सी हो गई है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं यार। जैसे सरस्वती विद्या मंदिर बनवाएगा, कालांतर में इस सरस्वती विद्या मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा, और इस जगह पे क्या बनवा देगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या है, मस्जिद है, यानी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाएगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। किसकी कब्र पर बना है, सरस्वती बाल विद्यालय के ऊपर बना हुआ है। ठीक, जब मस्जिद बना है तो मस्जिद की सीढ़ियों पर इसी हरिकेल नामक नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। आ रहा समझ में, पक्का। तो विग्रहराज चतुर्थ इसलिए फेमस है। ठीक, इनको चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा गया, इसके शासनकाल को। आगे बात समझ में, पक्का। फिर आ जाओ, इसके बाद कौन है, सोमेश्वर। इनका टाइम पीरियड 1169 से 1177। किसके पिता, किसके पुत्र, विग्रह चतुर्थ के पुत्र, यानी बीसल देव के पुत्र हैं। ठीक है, और किसके पिता हैं, पृथ्वीराज चौहान के। इसके बाद ही तो पृथ्वीराज चौहान आएंगे। तो सोमेश्वर 1169 से 1177। ठीक, और चीज समझो, सोमेश्वर का विवाह हुआ था चंदेल तोमर राजवंश की राजकुमारी कर्पूर देवी से। किससे हुआ था, और कर्पूर देवी और सोमेश्वर से पैदा कौन होगा, पृथ्वीराज थर्ड। समझ गए। तो बस इतना याद रखना कि सोमेश्वर कौन है, इनका टाइम पीरियड 1169 से 1177। किससे शादी हुई, कर्पूर देवी। सोमेश्वर ने गुजरात अभियान किया, कहां पर, गुजरात का अभियान किया। इस समय गुजरात का शासक है भीम सेकंड, शक्तिशाली राजा है। युद्ध में सोमेश्वर को ये मार देगा, और गद्दी किसको मिल जाएगी। आगे बात समझ में। तो सोमेश्वर और भीमदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें भीमदेव जीत गया और सोमेश्वर की डेथ हो गई। सोमेश्वर के 2 पुत्र, यानी कर्पूरी देवी और सोमेश्वर से पैदा होने वाले 2 पुत्र कौन से, एक हरिराज और दूसरे पृथ्वीराज। ये बड़े हैं, ये गद्दी किसको मिलेगी। आ जाओ, टाइम पीरियड 1177 से 1192। ठीक है, इनकी उपाधि राय पिथौरा, राजा राय पिथौरा, यानी इनकी उपाधि क्या है, राय पिथौरा। ठीक, सबसे प्रसिद्ध शासक किस वंश के, चौहान राजवंश के। पापा का नाम, मम्मी का नाम, किस वंश की हैं, तो नाना कौन हुए, तोमर वंश के अनंगपाल। और अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को
भारत का सम्राट कहा। तो पृथ्वीराज चौहान को भारत का सम्राट किसने कहा? अनंगपाल। कौन है ये? यानी पृथ्वीराज चौहान के नाना। समझ गए? कब बैठे गद्दी पर? तो राजधानी कौन सी होगी? यानी इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनवाया? अजमेर में। आगे बात समझ में? अब टाइम बीता और टाइम बीतते बीतते आ गया टाइम 1182। दिल्ली है, दिल्ली अभी अधीन है, लेकिन अनंगपाल नाना है तो संबंध अच्छे हैं, तो दिल्ली अनंगपाल के पास में है, अभी अधीन कर लिया। सामंत मतलब दिल्ली स्वतंत्र नहीं है, दिल्ली चौहानों के अधीन है, लेकिन राजा कौन है? अनंगपाल। समझ गए मेरी बात? अब आ गया टाइम चलते चलाते 1182, और 1182 में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होगा। किससे? परमर्दी देव से। कहां पर? महोबा नामक स्थान पर। महोबा कहाँ है? वर्तमान में बुंदेलखंड। और महोबा जगह स्थान पर युद्ध होगा, इसलिए इसको महोबा का युद्ध भी कहा जाता है। तो महोबा का युद्ध किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमर्दी देव। ये कौन सा शासक है? चंदेल शासक है। इस परमर्दी देव के दो सेनापति, आल्हा और उदल। सुना है ना? यही बगल में क्या है? हाँ, ये वही है सबसे प्रतापी सेनापति। किसके? युद्ध कर रहे हैं पृथ्वीराज परमर्दी देव से, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। कौन? हालांकि पृथ्वीराज चौहान जीत गए और आला उदल की मृत्यु हो गई और परमर्दी देव हार गए। यानी पृथ्वीराज चौहान ने अपना पहला युद्ध किसके खिलाफ लड़ा? इन्हीं दोनों की मृत्यु है। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपना पहला युद्ध किसके खिलाफ लड़ा? अलाउदल परमर्दी देव चंदेल शासक के खिलाफ। ठीक? यानी इन शासक के बाद, इनके जीतने के बाद ये क्या हो गए? शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आ गए। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? चलते चलाते टाइम आ गया 1188। अब ये कौन आ रहा है मध्य एशिया से दौड़ते दौड़ते? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1188 में भटिंडा जीतेगा। भटिंडा कहाँ है? जीत जाएगा, लेकिन भटिंडा पर अपनी अधिकार क्षेत्र कौन दिखा रहा है? पृथ्वीराज। कि भटिंडा तो मेरा, तुम कैसे जीत गए? हो गया दिक्कत। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दिक्कत दिखाई देने लगी। कब से? 1188। अब भटिंडा जीता किसने? मोहम्मद गौरी ने, लेकिन भटिंडा पर अधिकार किसका था? ऐसे में दोनों के बीच समझौते के लिए, नहीं अभी समझौता कराएगा, समझौते के लिए मोहम्मद गौरी अपने दूत को भेजेगा जिसका नाम है हमजा। किसको भेजेगा? किसके दरबार में? और दूत समझौते को, मतलब दूत जो समझौता देगा पृथ्वीराज उसको नहीं मानेंगे कि मेरा है तो आप उसको जीत नहीं सकते, वापस करो नहीं तो क्या होगा? युद्ध होगा। और यही युद्ध क्या कहलाया? बैटल ऑफ तराइन। बैक टू बैक दो, 1191 और 1192। मेरी बात समझ गए? पक्का? यानी सारी दिक्कत किसके लिए हुई? भटिंडा जीता मोहम्मद गौरी ने, लेकिन भटिंडा किसके अधिकार में था? समझौते के रूप में दूत भेजा मोहम्मद गौरी ने हमजा, लेकिन हमजा के जो समझौते वाली बात थी वो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मानी। क्या हुआ? दो युद्ध। कौन सा? तराइन का युद्ध। पहला कौन सा? 1191। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और दूसरे मोहम्मद गौरी। समझ गए? चौहान के साथ साथ इसके दो सेनापति बहुत ही योग्य। कौन से?
गोविंद राय और दूसरे खांडे राव। मोहम्मद गौरी अकेला। ज्यादा युद्ध का एक्सपीरियंस भी नहीं। किसको? अकेला आया, मतलब सेना आई, लेकिन सेना का सेनापति के रूप में कोई भी महान योद्धा इसके साथ नहीं था। इसके साथ, इनके साथ गोविंद राय। और हुआ कि युद्ध कब, कौन जीता, हार कौन गया, समझ गए? इसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हुई। क्या? जैसे युद्ध हारे ये वापस भागने लगे। ठीक, भागते भागते पृथ्वीराज चौहान के अंदर युद्ध नीति की भावना जाग गई। मोरल वैल्यूज ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसके अंदर? और इसको छोड़ दिया कि जाओ, हार गए हो, जाओ। कहाँ जाओ? वापस जाओ। कहाँ पर? गौर प्रदेश। वहीं पटक के मार दिया होता तो आज भारत तुर्कों के अधीन नहीं जाता। गलती दिखी। दूसरी गलती किसके द्वारा की गई? दूसरी गलती क्या? हल गलती क्या है? जो भी इतिहास है, किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है। हाँ, मतलब अब ऐसा लगे कि चौहान कोई सुने तो लगेगा लो अमित सर ने गलत पढ़ाया। मेरी बात समझे? जो इतिहास है वही बता रहे हैं। गलती दिखी, युद्ध नीति की बहुत ज़्यादा वाहवाही करते हुए, मोरल वैल्यूज को जगाते हुए इन्होंने क्या कर दिया? यदि मार दिया होता तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार, मोहब्बत और युद्ध में सब जायज है, नहीं है? हाँ है ना? तो ये क्या था? तो युद्ध जायज, सब मार देते। हारने के बाद भी उसको मार देते, तब क्या होता? तो तुर्की आक्रमण से हम बच जाते। 1 साल बीत गया, आ गया टाइम क्या? 1192। दिक्कत क्या हुई समझो। पहली दिक्कत समझ आ गई। दूसरी दिक्कत क्या हुई? ये कौन है? गहलवाल शासक, कल पढ़ाया। इनकी बिटिया तिलोत्तमा, इसी का नाम संयोगिता। याद आया? मोहब्बत किससे हो गई? पृथ्वीराज चौहान के। जयचंद इनके मामा। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या संबंध है? मामा भांजे का। बिटिया और भांजा, रिश्ता क्या है? भाई बहन का। भाई बहन की शादी हो सकती है। इसमें दिक्कत किसको हो जाएगी? जयचंद इस शादी के खिलाफ हो गया, यानी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के रिश्ता जयचंद को मंजूर, विरोध करेगा। किया। विरोध करने के बाद अब जयचंद पृथ्वीराज चौहान को हर जगह नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। कैसे? पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के लिए, सॉरी, जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर रचाया। है ना? दुनिया भर के राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ईगो हर्ट होगा। उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान नहीं गए, लेकिन संयोगिता की तरफ से संदेश भेजा गया कि वैसे तो तुम बहुत बड़े तीरंदाज समझते हो अपने आप को, मोहब्बत की कोई बात नहीं, अब जब मोहब्बत निभाने का टाइम आ रहा है तो तुम अपने घर पे बैठो, आओ और लेके जाओ। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का मेल ईगो जाग जाएगा। आया ना? घोड़े में सवार होते हुए आएंगे, संयोगिता को ले जाए। अब जयचंद का सोचो, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट कैसा है? किसी लड़की को तुम उठा के ले जाओगे, वो बाप तुम्हें सपोर्ट करेगा? तो तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने सपोर्ट नहीं किया तो कौन सा बड़ा देशद्रोह कर दिया? मेरी बात समझे? जयचंद को लोग गद्दार कह रहे हैं, जयचंद को लोग देशद्रोही कह रहे हैं, लेकिन उसकी जगह खुद को खड़ा करके देखो तो पृथ्वीराज चौहान से उनकी विशेष मोहब्बत तो नहीं रहेगी ना, नफरत होगी ना। बस गलती क्या हुई जयचंद से? जो युद्ध हुआ भारत की तरफ पे, आक्रमण हुआ, वो कहाँ से हो रहा था? बाहर से। अगर विदेशी कोई आक्रमण करे तो भारत के सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए था। यहां पर जयचंद ने क्या हुए? तराइन के दूसरे युद्ध में खुद को तटस्थ रखा, और यहां से बातें उठने लगी कि तराइन के दूसरे युद्ध में अगर जयचंद साथ दे देते तो मोहम्मद गौरी जीत
ना पाता। मेरा पॉइंट पकड़ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं? जयचंद की हर जगह गलती नहीं है, इतिहासकार का इतिहास लेखन ने इसको ज़्यादा बदनाम कर दिया। एक गलती हुई क्या? गौर प्रदेश जब चला गया तो ये भी बोला जाता है कि जयचंद ने दोबारा उसको बुलाया कि आओ पृथ्वीराज चौहान इस समय युद्ध नीति में संलग्न नहीं है, आराम फरमा रहे हैं, कमजोर हैं, आओ और जीत जाओ। तो जयचंद ने संदेश भेजा है। ये कितना सत्य है कितना असत्य है ये नहीं पता, लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि गौरी वहां बैठा हुआ था, जयचंद ने संदेश भिजवाया और फिर गौरी को बुला लिया। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। कुल मिला के जो भी हो, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तराइन के पहले युद्ध की हो गई। अब सुनो, एक साल में जीत कौन गया? पृथ्वीराज चौहान, गोविंद राय और खांडे राव, ये दोनों बहुत मजबूत सेनापति। जब ये मोहम्मद गौरी हरा देंगे, भारत में इनको कोई चैलेंज करने वाला बचा नहीं। ऐसे में इनके अंदर क्या आ गया? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बदल गया ओवर कॉन्फिडेंस में। अब ये युद्ध नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये आराम से बैठे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि अब गौरी दोबारा आएगा तो देखा जाएगा। पृथ्वीराज चौहान नए नए प्यार में, संयोगिता आ गई है, नया नया प्यार, परवान चढ़ रहा है, हाँ या ना? यानी प्रैक्टिस के नाम पर जीरो। वहीं दूसरा आदमी कसम खाए बैठा है कि मैं बिस्तर पे बैठूंगा नहीं, बिस्तर में सोऊंगा नहीं जब तक पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा देंगे। एक साल, पूरा पूरा एक साल इसने जमीन में गड्ढा खोदा और नीचे सोता था। पलंग तो दूर की बात है, जमीन भी नहीं उसने यूज की है, 6 फीट के गड्ढे के अंदर सोता था। किस बात की कसम? कि हराएंगे नहीं तब तक सांस नहीं लेंगे। मेरी बात समझे? सेक्रीफाइस किसका बड़ा है? जीतेगा कौन? आ जाओ। तराइन का किसका? 1192। किसके बीच? फिर से सेना तैयार, और इस समय भी सेना तैयार। देखो, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी अकेले लड़ रहा है, उसका कोई योग्य सेना इसके साथ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या नाम था भी? गोविंद राय। गोविंद राय भी हैं और खांडे राव भी हैं कि नहीं? अब ये अपने साथ लेके आया यालदूज, ये अपने साथ लेके आया कुबाचा, ये अपने साथ लेके आया ऐबक। और ऐसे सेनापति जो बिल्कुल, गर्मी लग रही है क्या? हट जाएं? फिर क्या कहते हैं? यालदूज, कुबाचा और ऐबक। अब सेनापति के साथ लड़ रहा है, और ये कैसे सेनापति हैं? ये सेवक है, दास है। मोहम्मद गौरी का मारो तो मार देंगे, मोहम्मद गौरी का मर जाओ तो मर जाएंगे, इतने लॉयल। यानी जीने मरने की कसम खा के आए थे। ठीक, कौन कौन? इसका पूरा नाम है ताजुद्दीन यालदूज, इसका नाम है नासिरुद्दीन कुबाचा, और इसका नाम सबको पता है कुतुबुद्दीन। अब लगभग बराबर की सेना है, जो ज्यादा योग्य, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी वो जीत गया। इनको मौत, इनको मौत, और इनको क्या ले गया? कैद, बंदी बनाकर। कहां ले गया? गौर प्रदेश। अब फिर से इतिहासकारों में कंफ्यूजन, आंख फोड़ी थी कि पट्टी बांध के ले गया। तो जो भी हो, मतलब इनको, पृथ्वीराज चौहान को भयानक यातनाएं मिली। कहां पर? यानी युद्ध पॉलिसीज के खिलाफ जाकर। वार पॉलिसीज होती हैं कुछ, किसी भी देश की, किसी भी युद्ध की। इस पॉलिसी में वो क्लियर मेंशन है कि आप बंदी बनाए कैदी को ज़्यादा यातनाएं नहीं देंगे। मोहम्मद गौरी ने दरकिनार किया और खूब सारी यातनाएं। तो यही काम पहले तुम कर लेते, मार ही देते। जब जानते हो ये खतरनाक आदमी है, ये छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ा। समर्पण करने के बाद इनको मार दिया, और इनको क्या कर दिया? कुछ लोग बोलते हैं अंधा बना के ले गया, कुछ बोलते हैं पट्टी बांध के ले गया। अब वहां जाके क्या कर रहा है? इनको लॉलीपॉप तो नहीं खिलाएगा, क्या करेगा? यातनाएं देगा।
समझ रहे हो? आंखें फोड़ने का भी साक्ष्य मिला है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बताया है कि खूब सारी यातनाएं इनको डेली डे बाय डे दी जा रही थी। फिर मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध को जीतने के बाद वहां पर क्या किया? जलसा किया। जलसा किया, हाँ बोलो, पूछो। वही बता रहे, वही बता रहे, वही वही पृथ्वीराज रासो ने लिखा है, मतलब चंद्रबरदाई ने लिखा है। क्या हुआ? जलसा चल रहा था। जलसा चलने के बाद पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण के पारंगत थे। आवाज सुनकर बाण मार देते थे। बस कोई इनको बताने वाला होना चाहिए, कोई डायरेक्शन दे दे, ये मार देंगे। ऐसा कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में, कि जब यात्राएं चल रही थी, जलसा चल रहा था, तो मैं इनके साथ था और इनकी आंखों में पट्टी बंधी थी या आंखें फोड़ दी गई थी, जो भी हो। पृथ्वीराज गौरी ऊपर बैठा हुआ है सिंहासन में और पृथ्वीराज चौहान नीचे खड़े हैं। मौका मिला किसको? चंद्रबरदाई को, कि कविता सुना दो। तो कविता सुनाते सुनाते इन्होंने संकेत पूर्वक ये कहा कि 4 हाथ 24 गज, 4 हाथ 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान, अब मत चूको चौहान। क्या कहा? 4 हाथ 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, सिंहासन की ऊंचाई बता दी, ता बैठा मोहम्मद गौरी, मत चूको चौहान। और जैसे ही सुना, तीर निकला, सलाम से मार दिया। अब क्या बता सकते हो? अब जो लिख रहे बता, हाँ कहाँ सही बात है, बाण कहाँ से आ गया? धनुष कौन देने आया कि मार दो? ये चंद्रबरदाई बोल रहे हैं, तो क्या कह सकते हो? कि वंदती। अंधे हैं ना, या आंखों पट्टी, तो इनको डायरेक्शन कौन देगा? खाना ना कौन खिलाएगा? साथ ले गया था, ये मोहम्मद गौरी साथ ले गया था। इतना थोड़ा सा सोचा था कि तुम्हें अंधा करेंगे, तुम्हें कम से कम देख रेख के लिए एक आदमी चाहिए। ले गया था, नहीं ले गया था, चंद्रबरदाई को साथ में ले गया था, ये कंफर्म है। मोहम्मद गौरी ले गया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब धनुष बाण कहाँ से आया? सिंहासन में कौन बैठा? जो है वो तीर चला, मोहम्मद गौरी घायल हुआ, गुस्साया, नीचे आया, दोनों के हाथ में एक खंजर दिया गया और दोनों ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। तो वहीं से चौहान की मृत्यु हो गई और वहीं से मोहम्मद गौरी की मृत्यु बताई। अब कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, हमें नहीं पता, लेकिन सबसे ऑथेंटिक कहानी यही है, जो 4 हाथ 24 गज, अष्टंगुल प्रमाण, ता बैठा मोहम्मद गौरी, मत चूको चौहान। ओके, तो तराइन का दूसरा युद्ध इस तरह से खत्म हुआ और धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश का अंत हो गया। अब बैठेगा कौन? ये 3 सेनापति। गौरी वापस चला गया और ये 3 सेनापतियों को 3 क्षेत्र दे जाएगा। कहां पर? भारत में। अब सोचो, ऐबक को ही दिल्ली क्यों दी? क्वेश्चन आना चाहिए ना, कौन सा योग्य ज्यादा है? तो सभी योग्य हैं, तो दिल्ली ऐबक को क्यों दी? तो ऐबक ने यहां पे खेल दिया दांव। क्या क्या खेला? कैसे? इसकी एक सुंदर बिटिया थी, किसकी? मौका देख के चौका मारा। चौका मारा मतलब सेटिंग किसके बीच? मोहम्मद गौरी और ऐबक के बीच। दामाद बनने वाला है, तो दिल्ली किसको दे जाओगे? अब तराइन के 2 युद्ध हैं, एक तीसरा युद्ध और हुआ है, आज उसकी चर्चा हम करके खत्म करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यालदूज, कुबाचा और ऐबक, ये किसके सेनापति हैं? तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गौरी कहां चला गया? गौर प्रदेश, और भारत के कुछ क्षेत्र इनको सौंप गया। तो ऐबक को क्या मिली? ये दिल्ली, ठीक, ये है सिंध। सिंध में बैठा दिया कुबाचा को, हाँ, और ये गांधार यहां बैठा दिया, कौन बचा? यालदूज को। ये दोनों दिल्ली पर ऐबक कैसे बैठा, इस बारे में टेंशन में थे कि दिल्ली हमको चाहिए, दिल्ली हमको चाहिए। समझ रहे हो? ऐबक ने कुबाचा को समझाने के लिए अपनी बहन, ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे करा दिया? तो कुबाचा शांत। अब साली खुजली कहां पर? यालदूज और ऐबक के बीच संबंध क्या हो गए? विवादित। विवाद और बढ़ता, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल बहुत कम था। 1206 में गद्दी पर बैठा और 1210 में कुतुबुद्दीन चौगोन खेलते हुए घोड़े से गिरा और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
तो दिल्ली खाली, लेकिन जिंदा रहते 1206 से 1210 के बीच में ही ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया? इल्तुतमिश। ये भी मोहम्मद गौरी का गुलाम, समझे? तो दामाद गद्दी पे बैठेगा कि यालदूज? तो बैठ गया इल्तुतमिश गद्दी पर। इसकी डेथ के बाद कौन गद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश। प्रॉब्लम फिर से सेम, किसके बीच? यालदूज और आ गया टाइम 1200। दिल्ली की गद्दी हथियाने के लिए यालदूज ने अटैक कर दिया इल्तुतमिश पर, उसी को क्या कहते हैं? तराइन का तीसरा युद्ध। आगे बात समझे? तो तराइन के दो युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुए, लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध उससे 15-20 साल बाद इल्तुतमिश और यालदूज के बीच हुआ, जिसमें यालदूज हार गया और इल्तुतमिश जीत कर गद्दी पर लगातार कंटिन्यूसली बैठा रहा। आ गई बात समझ में? पक्का? ये था चौहान राजवंश का इतिहास, जिसमें हमने तराइन का युद्ध भी पढ़ लिया। अब कल से दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होगा। अब मध्यकाल पूरा बेसिकली पूरा मतलब सही वाला मध्यकाल शुरू होने वाला। ये पूर्व मध्यकाल था, ठीक है? अब 1206 से 1210 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का काल शुरू करेंगे, ठीक है?